ये गलतफहमी कभी भी नहीं रखना है कि जो नाश्ता का दवा था डायबिटीज़ वाला वो हम सहरी में खा लेंगे। हम लोग कभी एहसास ही ना कर पाए, रोज़ा ना रखें तो ये पता ही ना चल पाए कि आखिर हंगर पेन्स होता क्या है। गर्भवती महिला को क्या मशवरा देना चाहेंगे रमज़ान के महीने में? क्या एक गर्भवती महिला रोज़े रख सकती है? और हर बालिग मर्द जो कि हेल्दी है उसको रोज़ा रखना चाहिए। इस्लामिक कैलेंडर के 90 महीने यानी कि रमज़ान की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले एक महीने डॉन टू डस्क मुस्लिम समाज के ज़्यादातर लोग फास्टिंग करेंगे, यानी कि सुबह से शाम तक वो खाली पेट रोज़े के हाल में रहेंगे। अचानक से इस तब्दीली में किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, इस पर बात करने के लिए रमज़ान के हमारे खास एपिसोड के पहले संस्करण में हमारे बीच आज के मेहमान दया हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से सेवा देने वाले शहर के मशहूर डॉक्टर राशिद इकबाल साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, रमज़ान की मुबारकबाद। शुक्रिया, आपको भी। सबसे पहला सवाल, एज अ व्यूअर्स पॉइंट, चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये सडन चेंज जो होता है, अचानक से 11 महीने आदमी किसी रूटीन में रहता है और ये 1 महीने का चेंजेस, लाइफ स्टैंडर्ड चेंज होता है, खान पीन में चेंज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोले हैं, क्योंकि देखिए अभी हम लोगों का जो बॉडी का फिजियोलॉजी था, हम लोग का जो बॉडी होता है ना बहुत अडेप्टिव होता है, और एक पैटर्न अगर आप उसको फिक्स करके दे दीजिए तो वो उसमें अडेप्टेड रहता है। अक्सर आप देखेंगे प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं ना जिनका खाने पीने का टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है। किसी दिन वो ब्रेकफास्ट करते हैं, किसी दिन वो नहीं करते हैं, किसी दिन सुबह 7 बजे कर लेते हैं, किसी दिन 11 बजे करते हैं, तो उस पैटर्न में बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाता है। जैसे ही रमज़ान आता है उस टाइम में 1 से 2 दिन बॉडी को लगता है, बट अगर आप रेगुलर रोज़ा रख रहे हैं तो बॉडी बहुत जल्दी उस चीज़ को समझ जाता है कि अब मुझे जो डाइट है वो पैटर्न चेंज हो गया है और मुझे खाना एक फ़िक्स टाइम में मिलेगा, पानी एक फ़िक्स टाइम में मिलेगा। बट बॉडी को आपको सपोर्ट करना है। किस तरह से सपोर्ट करना है कि आपका जो फ्लूइड इंटेक अभी 24 आवर्स में मान लीजिए आप 4 लीटर पानी पीते थे, तो अब आपको वो टाइम बहुत कम गया। क्योंकि पहले क्या था, जब आप सो नहीं रहे हो उस टाइम के अलावा आप फ्री हो, कभी भी आप पानी पी सकते हो, 18 घंटा 16 घंटा आपके पास था। बट अब आपके पास एक फ़िक्स्ड टाइम लगभग 10 घंटा का टाइम है, शाम 6 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। उसी बीच में आपको पानी पीना है, खाना खाना है, जो भी चीज़ है करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस बीच में आप अपना फ्लूइड इंटेक पूरा दीजिए। देखिए बॉडी को कैलोरी डेफिसिट अगर होगा ना, बॉडी मैनेज कर लेगा। खाना का अगर कमी होगा मैनेज कर लेगा वो, उसके पास बहुत सारा स्टोर रिजर्व में ग्लाइकोजन, फैट सब कुछ होता है। बट फ्लूइड डिफिशियंसी, इलेक्ट्रोलाइट डिफिशियंसी को बॉडी मैनेज नहीं कर सकता है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है, हो सके तो अपना बॉटल अलग रखिए, और जब भी आप अफ्तार में बैठ रहे हैं, आप नमाज के लिए जा रहे हैं, आप रात में सोने वाले हैं, सुबह सहरी में आप ध्यान दीजिए कि वो 3 से 4 लीटर पानी आप अपना फुलफ़िल कर लीजिए विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड थिंग, अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट डिफिशियंसी होता है, काफ मसल्स में क्रैम्प आता है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपको जितना पानी चाहिए, जितना इलेक्ट्रोलाइट चाहिए नहीं हो रहा है। तो कम से कम 1 बोतल ORS आप बना लीजिए, कोई सा भी ब्रांड, सब ORS एक ही होता है, इलेक्ट्रॉल हो गया या जो भी, और 1 बोतल ORS आप 24 घंटा में जो टाइम आपको मिला है रोज़ा के अलावा उसमें आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। फिट आदमी के लिए ये सबसे अच्छा रूटीन है। आपने कहा पानी का इंटेक बराबर होना चाहिए। आम दिनों में कहा जाता है कि 4 से 5 लीटर पानी, तो इस रमज़ान के महीने में कितना पानी कम से कम बॉडी को, कम से कम एक नॉर्मल इंसान को पीना चाहिए? मिनिमम देखिए हर किसी का बॉडी वेट के हिसाब से फ्लूइड का रिक्वायरमेंट होता है, बट जो आप बता रहे हैं एकदम सही आप बता रहे हैं कि 3 से 4 लीटर। जमशेदपुर में बहुत गर्मी पड़ता है और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ड्राई इन्वायरमेंट है, यहाँ पे पॉन्ड्स, लेक्स बहुत कम है। इस वजह से जो है आपको ड्राई एनवायरनमेंट में आपको 4 लीटर पानी किसी को भी एवरेज अडल्ट को सहरी के वक्त चाहिए होता है। सहरी के वक्त पानी कितना इंटेक करना चाहिए? सहरी के वक्त आप पानी इतना लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील नहीं हो। बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ही पानी पी लेते हैं, उससे क्या होगा, आपको ब्लोटिंग फील होने लगेगा, फिर आपका वो डाइजेशन हैम्पर कर सकता है। इसीलिए आप डाइट का एक मिनिमम अमाउंट रखिए और बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए। आप ये चीज़ देखे होंगे कि जिस दिन आप खाना लिमिटेड खाइएगा, प्यास भी आपको कम लगता है, क्योंकि उस फूड को मेटाबोलाइज करने के लिए जो फ्लूइड रिक्वायरमेंट है वो भी लिमिटेड हो जाता है। बट आप बहुत ऑयली, बहुत स्पाइसी फूड खाएंगे, आपको बहुत प्यास लगेगा, मुंह सूखेगा। इसलिए अपना सॉल्ट। सहरी में क्या खाना चाहिए? एज अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आम लोगों को सहरी में क्या डाइट रखना चाहिए? सहरी में आप एक हल्का डाइट रखिए, जो आप इतना दिन से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, सबको पता चल जाता है कि कौन सा फूड खाने से हमको ब्लोटिंग हो जाता है। कुछ लोगों को दूध नहीं पचता है, जैसे मैं पर्सनली दूध नहीं प्रेफर करता हूँ, मेरा भी वही हाल है। कुछ लोग सहरी में दूध पी के सो जाते हैं, तो अगर उनको डाइजेस्ट हो रहा है तो इट्स गुड फॉर देम। अदरवाइज फ्रूट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, पोहा बहुत अच्छा ऑप्शन है, रोटी सब्जी भी लोग खा सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो जो आपका ब्रेकफास्ट था उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बीच में खान पीन की बात रही, बीच में रोको, एक मौलाना की तकरीर में सुन रहा था, कह रहे थे कि रमज़ान के महीने में लोग
नए नए डिशेस ला रहे हैं। इसे फास्टिंग का महीना कहा गया, लेकिन डिशेस ज़्यादा बढ़ गए और ऑयली चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मौलाना साहब कह रहे थे कि इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हाँ बिल्कुल बचना चाहिए। तो अफ्तार का क्या डाइट होना चाहिए? अफ्तार में ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस कीजिए फ्रूट्स खाने पे, और आप कम से कम ऑयल वाला चीज़ खाइए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पकौड़ी, चना, आप ध्यान दीजिए सब चीज़ तेल में फ्राई हो रहा है। और हम लोग का ये गलतफहमी है कि सिर्फ होटल में फ्राई किया हुआ नुकसानदेह होता है, घर में जो भी बना घर का खाना सब हेल्दी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि घर का हर खाना हेल्दी ही है, ठीक है। बहुत लोग हैं जो घर में ही सिर्फ खा रहे हैं बट उनका सेहत बहुत अच्छा नहीं है। तो एक तो अमाउंट पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप 4 पकौड़ी खाएंगे ना तो आपको उतना नुकसान नहीं करेगा, आप 10 खाइएगा तो आपको नुकसान करेगा। लोग एक महीने तक लगातार फास्टिंग, खाना पीना कम कर देते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि रमज़ान के महीने के ख़त्म होने के बाद एक इंडिविजुअल का वेट बढ़ जाता है, जबकि ये घटना चाहिए। बहुत तो इसके पीछे क्या रीज़न है? ये भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए आप नोटिस किए हैं। होता है क्या है, देखिए अभी आपको उतना ही कैलोरी इनटेक एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड में मिल रहा था। आप नाश्ता किए, फिर 4-6 घंटा बाद आप लंच किए, फिर 6-8 घंटा बाद आप डिनर किए, ठीक है। बट अभी आदमी उतना ही खाना 8 घंटा 10 घंटा के अंदर खा ले रहा है और उसमें सो भी रहा है। तो इतना फास्ट जो हम लोगों को मिलता है ना कैलोरी इनटेक, तो इंसुलिन बहुत अच्छा खासा रिलीज़ होता है। और वो इंसुलिन क्या है, बहुत ज़्यादा आपको फैट का प्रोडक्शन कराने में माहिर है, ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा आपका कंजम्पशन करेगा फूड का प्रोलॉन्ग्ड पीरियड में, तो उसका वेट उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी को मेटाबोलाइज करने का टाइम मिल रहा है। हम लोगों का जब शुगर स्पाइक एक लेवल में पहुंच जाता है तो जो बाकी बचा हुआ शुगर होता है बॉडी उसको ग्लाइकोजन में और फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, बहुत कम टाइम में बहुत सारा शुगर मिल जा रहा है, यही तो बॉडी उसको कन्वर्ट करके फैट में रख लेता है, इसीलिए लोगों का वेट बढ़ जाता है। जबकि आइडियली ये महीना रखा इसलिए गया है, इसका एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन भी है जो आप लोग सुनते होंगे कि हम लोगों का बॉडी जो है, हम लोग का बॉडी खुद ब खुद यूटिलाइज करता है जितना भी जो है ना सेल्स, जो मरे हुए सेल्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर शुगर लेवल डाउन होता है तब उसको वो यूज़ कर पाते हैं। तो वो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको ऑटोफेजी भी बोलते हैं। वो ऑटोफेजी में आप पहुंचा पाएंगे जब आपका शुगर इंटेक कम रहेगा। आप इतना ज़्यादा खा लेते हैं इस छोटा सा टाइम में कि वो चीज़ तो अचीव ही नहीं होता है। जो बेनिफिट है रोज़ा का वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पूरे मार्च के महीने में रोज़े रहेंगे लोग, टेम्परेचर लगातार अब बढ़ रहा है, बढ़ेगा। तो खास कर किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि लोग डिहाइड्रेशन से बचे? काफ़ी लोगों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स होती है, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? डिहाइड्रेशन के लिए देखिए, आपको हम बताएं ना, शुरू में ही आप ध्यान दीजिए, अपना बॉटल से आप अलग करके रखिए। अक्सर लोग ग्लास से सब लोग मिल के पानी पीते हैं, उसमें क्या है ना कि फ्लूइड इंटेक का ध्यान नहीं रह पाता है कि कितना पानी आप पिए। तो एक अप्रॉक्स उसका बहुत अच्छा इंडिकेटर है, आप जब भी यूरिन पास करने जाते हैं आप अपना यूरिन का कलर को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपका यूरिन क्लियर हो रहा है, येलोइश नहीं है, मतलब आप हाइड्रेटेड हैं। एक डिहाइड्रेटेड आदमी का यूरिन कभी क्लियर नहीं होगा। तो आपको ध्यान देना है कि आपने जैसे मगरिब का नमाज़ पढ़ा, आपने खाना शुरू किया, 2 से 3 घंटा बाद मतलब इशा के टाइम तक आपका यूरिन क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो वाइटिश कलर हो जाना चाहिए। यूरिन का में नॉर्मली कोई कलर नहीं होता है, एक नॉर्मल यूरिन क्लियर कलर का होता है, ठीक है ना। तो अगर वो क्लियर नहीं है, येलोइश है, इसका मतलब आप डिहाइड्रेटेड है। रमज़ान के और क्या फ़ायदे हैं साइकोलॉजिकली? अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजिकली या फिजिकली, क्या कुछ बेनिफिट्स है एक रोज़ेदार अगर रोज़ा रखता है तो? साइकोलॉजिकल बेनिफिट सबसे बड़ा तो ये है कि आपको एक बॉडी को स्ट्रेंथ मिलता है कि हाँ आप इतने देर आप फास्ट कर सकते हैं। आपको वो तकलीफ़ समझ में आती है कि आखिर इंसान जब भूखा होता है, कितने लोग हैं सोचिए दुनिया में जिनके पास खाने को नहीं है उतना, ठीक है। हम लोग एक बहुत अच्छा सोसाइटी में रहते हैं और बहुत अच्छे लोगों से सराउंडेड है। जमशेदपुर इज़ अ वेल ऑफ टाउन। तो शायद हम लोग कभी एहसास ही ना कर पाएँ, रोज़ा ना रखें तो ये पता ही ना चल पाए कि आखिर हंगर पेन्स होता क्या है। तो ये एक चीज़ है। तो ये आपका इमोशनल मोटिवेशन भी देता है और आपका ब्रेन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। फिजिकली आपको ऑटोफेजी एक बहुत बड़ा चीज़ है। आप एक पर्टिकुलर इंटरवल में अगर आप नहीं खाते हैं, जिसको कि आज आप देखिए सेलिब्रिटीज़ फेमस कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, आप इवनिंग से लेकर के दूसरा दिन एक पर्टिकुलर टाइम तक आप कुछ नहीं खा रहे हैं। हम लोग उसको दिन में कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ ऑलमोस्ट सेम ही मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है। चलिए, ये तो बात हो गई कि एक हेल्दी या फिजिकली फिट को रोज़े में क्या ख्याल रखना चाहिए। डायबिटीज़ एक ऐसा बीमारी हो गया है कि अब हर एक घर में पाया जा रहा है पेशेंट। तो डायबिटीज़ पेशेंट को किस बातों का ख्याल रखना चाहिए इस रमज़ान के महीने में? देखिए, एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन मैंने देखा है अपने पेशेंट्स में भी, बिकॉज मैं एक प्रैक्टिसिंग डायबिटोलॉजिस्ट भी हूँ।
तो उनका एक कंसेप्ट होता है कि जैसे हम लोग अभी बोलते बोलते मैंने बोल दिया था ये बात कि जो सहरी है आप चाहें तो नाश्ता का चीज़ सहरी में भी आप ले सकते हैं, बट ये गलतफहमी कभी भी नहीं रखना है कि जो नाश्ता का दवा था डायबिटीज़ वाला वो हम सहरी में खा लेंगे। ये गलती कभी नहीं करना है, ये एक बहुत बड़ा मतलब आम दिनों में जो नाश्ते के वक्त दवा खाना वो सहरी में नहीं खा सकते। वो सहरी में नहीं खाइए आप, वो आप इफ्तार के वक्त खा लीजिए या आप अपने डॉक्टर से फिजिशियन से मिलके उसको एडजस्ट करवाइए। क्योंकि जो प्रोलॉन्ग्ड एक्टिंग ड्रग्स हैं, जो बहुत सारे ऐसी मेडिसिन हैं जिनका असर 24 घंटे रहता है, तो वैसे मेडिसिन अगर आप नाश्ता की जगह आप सहरी में खा लेते हो और आप सोचते हो कि ठीक है अब चलेगा, तो ये गलती हो जाएगा। क्योंकि अगला 14 घंटा आपके बॉडी को कुछ भी खाना पीना नहीं मिलने वाला है। और यही रीज़न है कि बहुत लोगों को दोपहर या शाम के वक्त हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल उनका बहुत फॉल कर जाता है। ठीक है ना। एक केस तो ऐसा हुआ था हम लोग का कि उसमें हम लोगों को तुरंत डेक्सट्रोज वगैरह चढ़ाना पड़ा था। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को गलती नहीं करना है। आपको बेटर रहेगा कि आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, अगर डायबिटिक हैं तो आप जाके अपने फिजिशियन से आप मिल लीजिए और अपना डायबिटीज़ का मेडिसिन एडजस्ट कराइए, सो दैट शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स भले ही आप रात में या सहरी में आप ले सकते हैं, बट लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स आप कभी भी सहरी में मत खाइए, अदरवाइज इवनिंग तक आपका शुगर फॉल कर जाएगा। ये तो हो गई ड्रग्स से रिलेटेड बात। What should be a diet plan of a diabetic patient? डाइट प्लान अगर देखा जाए तो उनको कभी भी बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है कैलोरी से अपने आप को। ये एक बहुत अच्छा मौका है कि अपने बॉडी का इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाया जाए और इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम किया जाए। उसके लिए एक फ़िक्स्ड मील प्लान बनाना है। मैंने अपने पेशेंट्स को सजेस्ट किया है कि जब आप अफ्तार करने बैठते हैं तो आप अपना प्लेट एक अलग उठा लें और उस प्लेट में आप वहाँ से जो भी चीज़ है, चना है, स्प्राउट्स है, फ्रूट्स हैं, वो आप ले लें और एक फ़िक्स्ड डाइट अपना पैटर्न फॉलो करें। क्योंकि जो मेडिसिन आप खा रहे हैं ना, वो एक फ़िक्स्ड डाइट प्लान के हिसाब से ही आपको शुगर कंट्रोल देगा। अगर आप इरेक्टिक पैटर्न फॉलो करोगे बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे सपोज इफ़ कि मेरा एक पेशेंट है जो नाश्ते में 3 रोटी खाता है और वो एक पर्टिकुलर ग्लिमीपेराइड 2 mg खाता है, तो उसका शुगर लेवल उस हिसाब से कंट्रोल्ड है। बट खुदा न खास्ता अगर किसी दिन उसने एक ही रोटी खाया और पूरा ग्लिमीपेराइड 2 mg खाएगा तो शुगर उसका डाउन भी हो सकता है। या वाइस वर्सा इज़ ऑल्सो ट्रू कि एक रोटी खाता था और उस पर कंट्रोल था, तो जिस दिन 3 रोटी खाएगा उस दिन गड़बड़ हो जाएगा उसका। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को एक फ़िक्स्ड डाइट प्लान फॉलो करना बहुत ज़रूरी है तीनों टाइम का डाइट के लिए। अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरीज लेंगे शुगर कंट्रोल बिगड़ जाएगा। सेकेंड थिंग, डायबिटिक पेशेंट को लिक्विड शुगर आइटम एकदम अवॉइड करना है। जैसे हमको बहुत लोग पूछते हैं कि हम लोग संतरा ले सकते हैं, मौसम्मी ले सकते हैं। आप ले सकते हैं क्योंकि बहुत मीठा नहीं होता है और फाइबर अच्छा खासा आपको मिलेगा। बट यही मौसम्मी, संतरा, अनार का आप जूस नहीं पी सकते हैं, वो आपके लिए एकदम नुकसानदेह हो जाएगा क्योंकि पूरा फाइबर आपने निकाल दिया ना उसमें से। अभी वो मौसम्मी क्या था, स्लोली एब्जॉर्ब होता, पेट में डाइजेस्ट होता है, उसमें से शुगर रिलीज होता, शुगर डाइजेस्ट होकर फिर आपके ब्लड में जाता। अभी क्या था, पूरा फाइबर तो आप निकाल दिए, अब वो सिर्फ लिक्विड है। इट्स जस्ट लाइक अ शुगर वाटर। आप पीजिएगा वो पूरा शुगर स्पाइक करेगा, तुरंत शुगर स्पाइक कर जाएगा। मतलब ये जरूरी है कि हम उस फ्रूट्स को खाएं, फ्रूट जूसेस को एकदम अवॉइड करना है, चाहे वो पैक्ड हो चाहे वो फ्रेश फ्रूट हो। ये भी गलतफहमी नहीं रखना है कि फ्रेश फ्रूट बहुत हेल्दी होता है और पैक्ड फूड नुकसानदेह। बराबर का नुकसानदेह है, दोनों का दोनों नुकसानदेह। तो आपको ट्राई करना है कि आप फ्रूट्स पे फोकस कीजिए, ज़्यादा फाइबर वाले फ्रूट्स पे फोकस कीजिए, जो बहुत मीठा नहीं होता है उन फ्रूट्स पे। जैसे बनाना अवॉइड कीजिए, आप अभी मिल नहीं रहा है मगर आम जब आएगा तो वो आपको अवॉइड करना है। बट आप जो फ्लेशी फ्रूट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं है, जैसे आपका एप्पल बहुत सेफ़ है, कच्चा पक्का जो पपीता होता है वो सेफ़ है ना। तो ये फाइबर वाले फ्रूट्स आप सबसे ज़्यादा फ्रूट जो दिखता है रमज़ान के महीने वाटरमेलन। हाँ, वाटरमेलन जो आप अगर लेना चाहते हैं तो 2-3 पीस खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत खाइए क्योंकि अच्छा मीठा होता है वो। बट ये भी है कि उसमें पानी का अमाउंट बहुत अच्छा है और फाइबर भी बहुत है, तो इसीलिए वाटरमेलन एज अ फ्रूट आप कंज्यूम कर सकते हैं 2-4 पीस। बट आप ये नहीं है कि 1 प्लेट वाटरमेलन खा रहे हैं, वो भी नुकसान करेगा। चलिए, ये तो बात हो गई डायबिटिक पेशेंट की। गर्भवती महिला को क्या मशवरा देना चाहेंगे रमज़ान के महीने में? क्या एक गर्भवती महिला रोज़े रख सकती है? देखिए, अगर तो टर्म प्रेगनेंसी हो गया है, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर जा रहा है। देखिए, प्रेगनेंसी को हम लोग डॉक्टर्स 3 ट्राइमेस्टर में बांटते हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स, मिडिल 3 मंथ्स एंड लास्ट 3 मंथ्स। तो अगर आपका प्रेगनेंसी थर्ड ट्राइमेस्टर में जा रहा है, मतलब यू आर मोर देन 6 मंथ्स प्रेग्नेंट, ठीक है ना, तो बेटर रहेगा कि आप अपना रोज़ा कज़ा कर लीजिए। आप नियत कर लीजिए कि इंशाल्लाह बच्चा जब 6 महीने का हो जाएगा उसके बाद आप अपना रोज़ा रख लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम में बच्चे का शुगर रिक्वायरमेंट अच्छा खासा बढ़ गया है और आपका बॉडी हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड को टॉलरेट नहीं कर सकता है। आपका बच्चा आप ही का शुगर यूटिलाइज़ कर रहा है, तो उस केस में अगर आप ज़्यादा
हाइपोग्लाइसीमिया में जाओगे तो आपका बच्चा भी हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा। और फीटस के पास कोई बहुत अच्छा मैकेनिज्म नहीं है हाइपोग्लाइसीमिया टॉलरेट करने का। इसीलिए बोला जाता है प्रेगनेंसी में हर 2-2 घंटा पे छोटा छोटा मील्स लेते रहना चाहिए। तो बेटर रहेगा कि आप जो है रोज़ा आप अपना पोस्टपोन कर दें। बट अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं और आप उतना टॉलरेट कर सकते हैं तो बेटर है कि आप अपना फ्लूइड इंटेक पे ध्यान रखिए। डाइट अपना जितना आप लेते थे उतना कम इंटरवल में आप उसको फुलफ़िल कीजिए, तभी जा कर के आप रोज़ा रख सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि अगर आप रोज़ा आप पोस्टपोन कर दीजिए, कज़ा कर दीजिए आगे के लिए, तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। देखिए अल्लाह ताला ऑप्शन दिए हैं, लेडीज़ को ऐसे भी हर रमज़ान में 4 या 5 रोज़ा कज़ा करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो आपका अगर ज़्यादा रोज़ा भी कज़ा हो जा रहा है तो कोई मसले की बात नहीं, मतलब उसे फिर बाद में रख के आप बिल्कुल आप बाद में रख के फुलफ़िल कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। बच्चा को हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, तो वो रिस्क आप नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ऑप्शन दे रहा है। देखिए नमाज में ऑप्शन नहीं है बट रोज़ा में है ऑप्शन। लोग जज्बाती हो जाते हैं, मैंने देखा है लोगों को जज्बात में रोज़ा रख के बीमार पड़ के और फिर नमाज भी छोड़ते हुए। तो ये जज्बात आपका कहीं से भी रीज़नेबल नहीं है। अगर आपका बॉडी वीक हो गया है, आप 70+ हैं, आप उतना हेल्दी नहीं है, मान लीजिए आप 60 के ही हैं, आप बहुत हेल्दी नहीं है, आपका इतना सारा मेडिसिन चलता है, आप नहीं मैनेज कर पाएंगे, आप फिदिया दे दीजिए, उसका बेटर रहेगा ना। कम से कम आप नमाज तो ढंग से पढ़िएगा। बिल्कुल। तो जहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन मिला है उस ऑप्शन को हम लोग को यूज़ करना है। ज़्यादा जज्बाती हो के अपना सेहत को बिगाड़ने के लिए अल्लाह ताला रोज़ा नहीं रखे। मेरी तो दीन की इतनी ही समझ है, ठीक है, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ बट मेरी समझ इतनी है कि आप अपना सेहत को बिगाड़िए मत। चलिए गुफ्तगू काफ़ी लंबी होते जा रही। लास्ट में एक शॉर्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे बीइंग अ डॉक्टर टू द अदर पीपल, कॉमन पीपल? एक शॉर्ट में लास्ट मैसेज मेरा यही रहेगा कि आप रोज़ा रखिए, बिल्कुल रखिए, और हर बालिग मर्द जो कि हेल्दी है उसको रोज़ा रखना चाहिए। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत छोटे से रोज़ा रखे हैं, और जो भी आपका डेली एक्टिविटीज़ है उसको कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। एक बहुत ख़राब पैटर्न मैंने अपने घर में भी बच्चों को देखा है करते हुए, और ये समाज में अक्सर फैलता जा रहा है। हॉस्टल्स में हम लोग देखते थे कि लोग रात भर पूरा जगे, उसके बाद रोज़ा सहरी किए और सो के 2 बजे उठ रहे हैं। ये आजकल यहाँ भी देखा जा रहा है, लोग सड़कों पर यूथ घूम रहे हैं, रात भर रोजे के नाम पे जाकर और फजर पढ़ के सो रहे हैं और 2 से 3 बजे उठ रहे हैं। तो ये आप कैसा रोज़ा रख रहे हैं? फिर ऑफिसेज में, वर्क प्लेस में हम देखते हैं, कुछ डॉक्टर्स थे हम लोग के इंटर्नशिप का बात मुझे याद है कि दे यूज टू गिव अ रीज़न टू देयर प्रोफेसर्स और सीनियर टीचर्स कि आज मेरा रोज़ा है इसलिए मैं ये चीज़ नहीं करूँगा या मैं ये काम नहीं करूँगा। ये कैसा रोज़ा है आपका कि आप रोज़ा रख के ऑफिशियल वर्क अगर है आपका या कोई भी काम है आपका, अगर वो काम आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप सर्विस फील्ड में वो सर्विस आप नहीं दे रहे हैं, आप अपना पैटर्न डे टू डे लाइफ से आप चेंज कर दिए, तो मेरे हिसाब से ऐसा रोज़ा रखना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। आप ऐसा रोज़ा रखिए जिसमें आपका डेली का पैटर्न जो है वो आप फॉलो कीजिए, अपना लाइफ स्टाइल हेल्दी रखिए, फ्रूट इंटेक पे ज़्यादा फोकस कीजिए, स्पाइसी ऑयली फूड, सॉल्टी फूड पे कम ध्यान दीजिए, पानी किसी भी हालत में अपने बॉडी को पुरा के दे दीजिए, स्पेशली कि फ्लूइड इंटेक पे बहुत ध्यान दें। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे शहर के जाने माने डॉक्टर राशिद इकबाल, जिन्होंने रमज़ान से जुड़ी काफ़ी अहम जानकारियाँ दी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और इन्होंने जो इम्पोर्टेंट टिप्स दिए हैं लोग इससे रूबरू हो सके। इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम इसी तरह पूरे रमज़ान में ख़ास एपिसोड लाते रहेंगे। आज़ाद रिपोर्टर को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।